हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस ट्यूटोरियल। वेलकम टू आवर नेक्स्ट सेशन। और ये जो सीरीज चल रही है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, ये उसका थर्ड पार्ट है। एंड विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 41 हियर। वी आर ऑलरेडी डन विद टू पार्ट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब ये डेफिनेट इंटेग्रल का क्वेश्चन है और हमें इवेल्युएट करना है इसे, तो कैसे निकालेंगे? तो विल यूज प्रॉपर्टी इन दिस, बट एक काम करते हैं, इसे करने से पहले आपको एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। लेट से आपके पास ये इंटेग्रल है और आपको इसे इवेल्युएट करना है। तो आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू आई। मैंने इसे मान लिया ये आई के इक्वल है। तो प्रॉपर्टी लगाएं, 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। ओके, नाउ it will be 0 to pi by 2 log of cos x dx। ये आ गया। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इट विल बी 2i, दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log of sin x प्लस log of cos x। इट विल बी log of sin x इंटू cos x। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब एक काम करते हैं, इट्स बेटर कि अगर आप इसे अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, उससे फ़ायदा ही होगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा ना, 0 टू पाई बाय 2 log of sin 2x divided by 2 dx। okay, now we can rewrite this expression as 2y is equal to 0 to pi by 2 log of sin 2x dx minus 0 to pi by 2 log of 2 dx। इतने पार्ट में, इतने इंटेग्रल में अगर मैं 2x को t मान लूं, if I put 2x is equal to 2t, then 2 dx will equal to dt। और लिमिट देखो, as x approaches to 0 we can say t will approach to 0 and x approaches to pi by 2 we can say t will approach to pi। तो ये इतना पार्ट क्या बन जाएगा, 0 टू पाई log ऑफ साइन टी, और dx की जगह आ जाएगा dt बाई 2, तो dt और ये 1 बाई 2 बाहर। ठीक है, सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये तो अलग से पढ़ा ही हुआ है। ये बन गया। नाउ अब आप देखो, इसमें पाई माइनस टी करने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है इस फंक्शन पे, तो इट विल रिमेन एज इट इज। तो इसका मतलब आप इस लिमिट को हाफ कर सकते हो और एक 2 बाहर लगा सकते हो, ये बन जाएगा ना साइन टी टी टी। और टी को एक्स कर सकते हैं, वी नो दैट डेफिनेट इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल चेंज। तो 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, और आगे माइनस 0 टू पाई बाय 2 log ऑफ 2 dx। ये तो पढ़ा ही था, दिस इज इक्वल टू 2i। ये कट गया। अब आप ध्यान से देखो, ये क्या चीज़ है, ये तो वही इंटेग्रल है जहाँ से शुरू किया था हमने। दिस इज i ओनली, तो वी कैन ब्रिंग इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। 2i में से i कैंसिल हो जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस log 2, 1 की इंटीग्रेशन रहेगी x और लिमिट है 0 से पाई बाय 2। तो इट्स आंसर विल बी माइनस पाई बाय 2 log 2। बात समझ आ गई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटेग्रल, डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो आपको एक बात समझ आ गई है कि 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स ये किसके इक्वल होता है, माइनस पाई बाय 2 लॉग 2 के इक्वल होता है। बहुत सारे क्वेश्चन में ये यूज भी होता है, बट एग्जाम में तो आपको करके दिखाना ही पड़ेगा। तो ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वी कैन डू वन थिंग, इसमें भी आप प्रॉपर्टी लगाओ, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स इक्वल। ठीक है, वो प्रॉपर्टी पता है आपको, वही प्रॉपर्टी आपने यहाँ भी लगानी है। पुट इट इक्वल टू आई, आई इज 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स
dx. And we know that cos pi minus x is nothing but minus cos x. So 0 to pi log of 1 minus cos x हो जाएगा ये. This is I. इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं. So we'll get 2i. This is equal to 0 to pi log of a plus b, a minus b. ये प्लस वाले मल्टीप्लाई में चेंज होंगे तो इट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx. ठीक है. 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर. तो इट विल बी 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx. इस 2 को उठा के आगे ले आओ. तो इट विल बी 2 टाइम्स 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन एक्स dx. ठीक है. अगेन यहाँ पे 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन एक्स dx में इफ यू चेंज दिस साइन एक्स टू साइन पाई माइनस एक्स, को फर्क नहीं पड़ने वाला इंटेग्रल पे, ये तो सेम ही रहेगा. तो आप क्या करोगे, इस लिमिट को हाफ कर दो और एक 2 आगे लगा दो. एक 2 एक्स्ट्रा आगे आ जाएगा. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2i. एक 2 इस 2 से कट जाएगा. तो वी कैन से i इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स dx. ठीक है. और इतने पार्ट की वैल्यू अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई है कि इस इंटेग्रल की वैल्यू क्या है. दिस इज माइनस पाई बाय 2 log 2. So you can cancel this 2 out of it. We can say I, this is equal to minus pi log of 2. This is our final answer to the question. ठीक है. तो क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज यूज करनी है डेफिनेट इंटीग्रल की. और देखो मैंने ये वैल्यू डायरेक्ट यूज की है, बट आपको एग्जाम में अगर ये वैल्यू यूज करनी है तो पहले इंटीग्रल को सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा. So once we calculated the value of 0 to pi by 2 log sin x dx, then we can use it in this question. But better ये है कि पहले आप इसको सॉल्व करके दिखा दो, उसके बाद इस इंटीग्रल को सॉल्व करो. प्रॉपर्टीज जो भी यूज़ कर रहे हो मेक श्योर कि वो प्रॉपर्टी आपको मेंशन ज़रूर करनी है, बिकॉज इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ किस स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, दैट यू हैव टू मेंशन दैट. ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के ऊपर बेस क्वेश्चन है. सपोज अ गर्ल थ्रो द डाई, इफ शी गेट्स 5 और 6 शी टॉसेज अ कॉइन 3 टाइम्स. हम मान लेते हैं कि इवन हम उस इवेंट को मान लेते हैं कि 5 और 6 आ रहा है, और E2 मान लेते हैं उस इवेंट को कि 1 2 3 या 4 आ रहा है. तो मुझे ये बताओ कि इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा एक डाई फैक्टरी में. 2 केसेस हैं, टोटल तो 6 है ना. 2/6 that will be 1/3. probability of E2 क्या आएगा, it will be 2/3. ठीक है. उसने कहा कि अगर she tosses a coin and notes whether a heads or tail, if she obtained exactly one head I in first case कौन सा, 5 और 6 फेंकने पे, और 5 और 6 फेंकने पे तो 3 बार कॉइन टॉस किया जाता है. अब मुझे एक बात बताओ, अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाए उसमें एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. टोटल तो 8 केसेस बनते हैं और 1 हेड एग्जैक्टली 3 केसेस में आता है ना. आप बना के देख लो. 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस, हेड 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 टेल. ठीक है. हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड टेल एंड टेल टेल टेल. तो दीज आर द 8 केसेस, और इसमें 1 हेड किस में आ रहा है, 1 2 3 केसेस में वी आर गेटिंग 1 हेड ओनली. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड इन द सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट कौन सा है, ये वाला E2 वाला केस. इसमें सिर्फ एक ही कॉइन टॉस किया जाता है. ठीक है. अ कॉइन वंस, और एक कॉइन में 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी. ये दोनों निकाल लिए. नाउ वी कैन यूज बेस थ्योरम, बट मेक श्योर कि फॉर्मूला तो हमने लिखना ही है. तो आप लिखो यहाँ बाय बेस थ्योरम वी कैन से, हमें प्रोबेबिलिटी निकालने किस चीज़ की है, 1 2 3 4 यानी E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो वी नीड टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और ये पता है कि आया है D. तो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H/E2 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी E1 H/E1 प्लस
E2 H by E2. Okay, now just substitute the values. Probability of E2 कितनी है? 2/3. H by E2 is 1/2 divided by this is E1 is 1/3 into H by E1 is 3/8 plus 2/3 into 1/2. ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो इसे. ये 3 कॉमन लेकर कट जाएगा, 2 भी कट रहा है, आप ऐसे काट लो, ये 2 भी कट रहा है. तो वी आर लेफ्ट विद 1/3/8 प्लस 1. एलसीएम लो, it will be 8/11. This is your final answer to the question. ठीक है, so this way we can solve this question. अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है. प्रोबेबिलिटी में आपके पास ज़्यादा टॉपिक्स है नहीं, आपको पता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट या बेस थ्योरम. तो जब आपके पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है उसको फिगर आउट करना उतना मुश्किल नहीं है. आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो कि कौन कौन सी मेजर केसेस हैं जहाँ पर क्वेश्चन बेस थ्योरम से फॉर्म होता है. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर मैट्रिसेस टॉपिक. और मैट्रिसेस में आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 -3 3 2 -2 2 -1 1. यू हैव टू फाइंड इट्स इनवर्स एंड देन यूज दैट इनवर्स टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. तो सबसे पहले अगर इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो यू हैव टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट वैल्यू. डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें इसका. 1 इंटू -2 -2 -2 इंटू -3 प्लस 4 -3 इंटू -3 -4. तो कितना बनेगा? -4, दिस विल बी -2 -7 -3 प्लस 21. तो ये 15 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो हम ये कह सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट तो 0 नहीं है. दैट मीन्स मैट्रिक्स सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर है. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट. ए इनवर्स एग्जिस्ट तो करेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं आ रहा है. अब हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं. तो एडजॉइंट निकालने के लिए यू हैव टू कैलकुलेट द कोफैक्टर्स. कोफैक्टर निकालें. इट विल बी -4, दिस इज -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस का, एंड इट विल बी -3 -2 -7. दिस विल बी 5 5 5. Last row will be -4 plus 6 2, then -2 plus 9 7, माइनस का लगा दो साथ पे, और 2 -6 -4. और इसका ट्रांसपोज ये आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा. ठीक है, सो इट विल बी -4 -1 -7 5 5 5 2 -7 -4. तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स. ओके, अभी एडजॉइंट निकाल लिया हमने. ए इनवर्स, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स इज 1 by determinant of A into adjoint of A. So that will be 1/15 into this determinant is, this adjoint is -4 5 2 5 5, not 5 5. This is -1 5 -7 -7 5 -4. तो ये बेसिकली हमारे पास ए इनवर्स आ रहा है. बस इसके कोफैक्टर ध्यान से चेक कर लेना. -4 गड़बड़ होगी ना, ये 2 नहीं आ रहा, इसको छोड़ो. -4 प्लस नहीं, ठीक है ये तो ठीक है. देन इट विल बी -2 प्लस 9, ठीक है, साइन चेंज होगा. दिस विल बी 2 -6 -2. ठीक है, ठीक है. सो ए इनवर्स से आ गया. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. तो उसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं. मैट्रिक्स फॉर्म विल बी 1 3 2 2 2 -1 and -3 -2 -1 into xyz. This will be equal to 6 3 and 5. ठीक है, ये आपको बस मैट्रिक्स फॉर्म आ गई. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड. तो उसको लेने के लिए आप इस मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो यू विल गेट x
वाई जेड दिस इज इक्वल टू 1 3 2 2 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 इसका इनवर्स इंटू 6 3 5। ठीक है, अब इसका इन्वर्स निकालना है, बट प्रॉब्लम ये है ये जो मैट्रिक्स थी ये कुछ और थी, ये कुछ और है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स है, और आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स और ए इन्वर्स का ट्रांसपोज सेम होता है। ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज है, नॉट इन्वर्स, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं, और हमें इसका इन्वर्स करना है। तो वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू, दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 माइनस 3 3 2 माइनस 2 2 माइनस 1 माइनस 1 ट्रांसपोज, और इसका करना है आपको इनवर्स। दिस इज इक्वल टू, और इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 6 3 5 के साथ। अब आप ये देखो इसके ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू इसके इनवर्स का ट्रांसपोज। इसके इनवर्स का ट्रांसपोज दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद 6 3 5, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। अब इसका इन्वर्स क्या आएगा वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसी का इन्वर्स तो हो गया ना, और इसका इन्वर्स हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस, ये इन्वर्स हमने ऊपर लिखा हुआ है ना, तो इसका इन्वर्स है 1/15 इंटू -4 5 2 -1 5 -7 -7 5 -4। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा इंटू 6 3 5, एंड इट्स ट्रांसपोज विल बी -4 -1 -7 5 5 5 2 -7 -4, and this is to be multiplied with 6 3 5, that will give you 1/15। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, -24 -3 -35, then it will be 30 plus 15 plus 25, and then it will be 12 -21 -20। तो ये आएगा 1/15 ऑफ कितना बन रहा है ये, -24 और -35 और -3, इट विल बी -62, और ये कितना बनेगा 40 + 30 70, ये कितना बनेगा -41 + 12, तो इट विल बी -29। ठीक है, तो दैट मीन्स योर एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू आ रही है -62/15, वाई की वैल्यू आ रही है 70/15, और z की वैल्यू आ रही है -29/15। अब अगर आपको चेक करना हो कि क्योंकि ये बहुत भयानक सी वैल्यूज आ रही हैं, तो अगर आपको एग्जाम में ऐसी कंडीशन चेक करनी हो कि आपका आंसर सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा, तो आप इनको पुट करके देखो कि सही आ रही है या नहीं आ रही। किसी भी क्वेश्चन में डाल लो, लेट से मैं इसी क्वेश्चन में डाल लूँ, चलो डाल के देखते हैं। तो 2x दैट मीन्स -124 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 2y प्लस 140 डिवाइड बाई 15 माइनस z प्लस 29 डिवाइड बाई 15। 15 इसका एलसीएम आएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 16 यहाँ से आ रहा है और 29 वहाँ से आ रहा है, तो 45/15 3 आ रहा है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये जस्ट वेरीफाई करने के लिए, आपको एग्जाम में ऐसा करके नहीं दिखाना है। और ये वेरीफाई भी मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे करते करते थोड़ा शक हो रहा था कि इतनी भयानक सी वैल्यूज आ रही हैं, और एग्जाम कंडीशन में ऐसा जरूरी नहीं है आपके आंसर इंटीजर ही आएंगे 1 2 3 आ जाए, है ना। हाँ होता है, मोस्ट ऑफ द केसेज में वो आते हैं, बट यहाँ पर बहुत अजीब सी अटपटी वैल्यूज आ रही हैं। दैट्स वाई हम चेक करके देख सकते हैं कि हमारा आंसर सही होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स और ए इन्वर्स का ट्रांसपोज सेम होता है, और वो हम इस कॉन्सेप्ट को इस क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वंडरफुल क्वेश्चन फ्रॉम मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। एक वायर है आपके पास 28 मीटर की, इसके 2 पीसेस कट कर दिए। वन ऑफ द पीसेस टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर, एक पीस का स्क्वायर बना दिया और एक का सर्कल बना दिया।
ठीक है. What should be the length of two pieces so that the combined area of square and circle is minimum? तो टोटल लेंथ आपके पास आप ये मान लो कि स्क्वायर की साइड x है और इस सर्कल का रेडियस y है, तो आपको 4x प्लस इसका पेरीमीटर क्या होता है 2πy. ये पेरीमीटर क्या होता है बेसिकली द लेंथ ऑफ वायर यूज्ड इन मेकिंग दिस स्क्वायर एंड सर्कल. तो टोटल लेंथ ऑफ वायर 28 है, so we can say the sum of these perimeters this will be equal to 28. ठीक है, ये गिवन है आपको, ये गिवन कंडीशन है. और आपको मैक्सिमाइज क्या करना है इनके कंबाइंड एरिया को. इसका एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर और इसका एरिया पाई इंटू वाई स्क्वायर. यू कैन डू वन थिंग, यू कैन कन्वर्ट दिस इज टू बी मैक्सिमाइज्ड. Now you can do one thing, you can just substitute value of either x or y from the given condition in the condition to be maximized. तो आप y की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर लो. एक्स स्क्वायर प्लस पाई इंटू वाई की वैल्यू क्या आएगी 28 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2π और इसका स्क्वायर. इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 ले लेते हैं, या 4 भी छोड़ो, ये तो 2 कॉमन लेकर कट ही जाएगा. एक पाई बाहर कट गया और एक पाई बाहर आ गया, 2 कॉमन लेके कटेगा तो वी आर लेफ्ट विद 14 माइनस 2x होल स्क्वायर. अब देखो सारा x में चेंज हो गया, तो वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x. विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो dA बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इट विल बी 2x प्लस 2/π इंटू 14 माइनस 2x इंटू माइनस 2. ठीक है, एंड फॉर मैक्सिमा मिनिमा व्हाट इज द कंडीशन, for maxima or minima this derivative this should be equal to 0. So we can say that this 2x is equal to 4/π into 14 minus 2x. एक 2 कॉमन लेकर काटो, पाई x is equal to 28 minus 4x. तो we can say x कॉमन ले ले, पाई प्लस 4 is equal to 28. So x is equal to 28 upon पाई प्लस 4. ये वैल्यू आ गई x की. बट ये x की वैल्यू है, ये लेंथ ऑफ पीस नहीं है. लेंथ ऑफ पीस तो स्क्वायर की पूरी पेरीमीटर होगी ना, तो फर्स्ट पीस की लेंथ क्या होगी, दैट विल बी 4x. दैट मीन्स 4 इंटू दिस इट विल बी 112 अपॉन पाई प्लस 4. और सेकेंड पीस की लेंथ क्या आ जाएगी, जो टोटल लेंथ है 28 उसमें से माइनस कर दो इसको, यू विल गेट द लेंथ ऑफ सेकेंड पीस. ऐसा कुछ भी हो सकता है. आपके पास इस वायर को हमने 2 पीसेस में डिवाइड किया है, वन इज स्क्वायर एंड अदर इज सर्कल. ऐसा भी हो सकता है कि आप एक को स्क्वायर बना दो, एक को ट्रायंगल बना लो, कोई भी फिगर बना लो, ठीक है ना. तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप अगर एक, और ये तो चलो मैंने 2 पीसेस किए हैं, ऐसा भी हो सकता है 3, बट 3 वेरिएबल 3 लेने पड़ेंगे. और अगर 3 पीसेस दे रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन देंगे जिसमें वेरिएबल 2 ही रहे हैं आपके पास. ठीक है, ओके. तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है. Again, a question from your application of derivative chapter. A ladder 5 meter long is leaning against a wall. So we have a ladder 5 meter long. It is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeters. तो एक काम करते हैं, मैं ये मान लेता हूँ that this is x and this is y. ठीक है, हमें ये दिया हुआ है कि इसको द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर सेकेंड. दैट मीन्स डी वाई बाई डी टी, ये जो y है ये किस रेट से खींचा जा रहा है ये आपको गिवन है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, एंड यू नीड टू कैलकुलेट कि इसकी हाइट किस रेट से कम हो रही है, ये निकालना है. और ये आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर दैट इज 25 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, उस इंस्टेंट पे निकालना है व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर. तो इफ y इज इक्वल टू 4 देन x विल बी इक्वल टू 3, है ना. इसमें पुट करके आप निकाल सकते हो. अगर y की वैल्यू 4 होगी तो x 3 हो जाएगा. तो चलो अब इसको हम एक काम करते हैं, डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. क्या मिलेगा, विल गेट 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी
प्लस 2y इंटू dy बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस विल बी 0. ये 2 कॉमन लेकर काट दो, x की वैल्यू कितनी है 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी, प्लस y की वैल्यू क्या रह जाएगी 4, और डी वाई बाई डी टी कितना गिवन है आपको 2, दिस इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स डी एक्स बाई डी टी विल कम आउट टू बी -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये माइनस साइन क्या शो करते हैं, व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन शो, दैट दिस हाइट इज डिक्रीजिंग. सो वी कैन से दैट height of wall is decreasing at a rate of 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट कि किस रेट पे. आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसा होता है एक वेरिएबल तो आपको कैलकुलेट करना ही है, बाकी कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होगी, और वो कंडीशन फ्रेम करना, उससे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करना, ये मेन टास्क होता है. अगर आपने वो कर लिया है, बाकी तो आपको डेरिवेटिव ही करना है ना. So it was a good question. Again a question from application of derivative, और ये है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन. इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं आपको पता है. अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है देन इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, और लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन है. इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा इन दिस क्वाड्रेंट 0 to π/2. तो दिस इज अ फंक्शन इन थीटा. तो सबसे पहला काम तो ये करना पड़ेगा, वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू थीटा. डी वाई बाई डी थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यू हैव टू अप्लाई द क्वोशिएंट रूल है. 4 को बाहर रख लो, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर ये एज इट इज, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, माइनस देन साइन थीटा विल रिमेन एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विल बी माइनस साइन थीटा -1. तो 4 इंटू इसको मल्टीप्लाई करें, इट विल बी 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर -1. इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी 8 cos थीटा, और एक cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 है, 4 से मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 4. इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर. ये 4 तो कट जाएगा, वी आर लेफ्ट विद माइनस cos स्क्वायर थीटा, और ये 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा विल बी प्लस 4 cos थीटा. टू प्लस cos थीटा होल स्क्वायर. ठीक है, ओके. नाउ यू कैन टेक cos थीटा कॉमन आउट ऑफ दिस, वी आर लेफ्ट विद 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर. अब आप मुझे एक बात सोचकर बताओ, ये डिनोमिनेटर में तो स्क्वायर्ड क्वांटिटी है, तो मैं ये कह दूं कि ये 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर जो है, ये तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा हर हालत में, है ना. मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि ये इक्वल टू 0 हो जाएगा. इक्वल टू 0 होने के लिए cos थीटा की वैल्यू -2, वो पॉसिबल नहीं है. cos थीटा विल ऑलवेज लाई बिटवीन -1 and 1, so दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव क्वांटिटी. cos थीटा जो है ये भी पॉजिटिव रहेगा 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर. 4 माइनस cos थीटा ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्योंकि cos थीटा ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है. 4 में से 1 भी माइनस करोगे तो यू विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू. ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है, तो वी कैन से दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. एंड इफ दिस डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, व्हाट डज इट इम्प्लाई, इट इम्प्लाइज दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन. ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है. इन विच क्वाड्रेंट, इन 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और हमें इसी के लिए डील करना था. हाँ, हो सकता है कि किसी और क्वाड्रेंट में दे रखा होता तो बात अलग थी, तो फिर cos थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, बट यहाँ आपको डोमेन ऑलरेडी गिवन है कि आपको 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसे सॉल्व करना है. क्लियर है, चलो. शो दैट द फंक्शन f r फ्रॉम -1 to 1 डिफाइंड बाय fx. ओके, इसे बाइजेक्टिव प्रूव करना है. फंक्शन आपको गिवन है fx इज इक्वल टू x अपॉन
1 प्लस मॉड एक्स। बाइजेक्टिव क्या होता है? बाइजेक्टिव मैंने आपको बताया है एक फंक्शन जो 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। तो मैं ऐसा कह दूँ कि ये जो फंक्शन है इट कैन बी रिटन एज या तो x ओवर 1 प्लस एक्स होगा या फिर x ओवर 1 माइनस एक्स होगा। दिस इज व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज व्हेन x इज लेस देन 0। है ना? ये बात तो क्लियर है। अब हम एक काम करते हैं, मैं दोनों पार्ट के लिए सॉल्व करके देख लेता हूँ कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है नेगेटिव आ रही है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो पहले मैं 1 प्रूव करके दिखाता हूँ। 1 के लिए हमें पता क्या होता है कि if f of x1 is equal to f of x2 then x1 should also equal to x2। तो f of x1 पहले वाले केस के लिए क्या रहेगा? x1 upon 1 plus x1, this will be x2 upon 1 plus x2। if I cross multiply them it will be x1 plus x1 x2 is equal to x2 plus x1 x2। ये कट गया, we can say x1 is equal to x2। होगी कंडीशन सेटिस्फाई, इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल है, फंक्शन 1 बन रहा है। बट ये मैंने पहले वाले पार्ट के लिए लिया है, इसको भी करके देख लेते हैं। अगर मैं ये कह दूं इस केस में f of x1 और f of x2 इक्वल है तो वी कैन से दैट x1 अपॉन 1 माइनस x1 दिस इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2 एंड इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई x1 माइनस x1 x2 दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2। वी हैव टू कैंसिल दिस, अगेन x1 इज इक्वल टू x2। तो अगेन अगर इमेजेस इक्वल है तो एलिमेंट भी इक्वल है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज 1 तो बन रहा है ना? ऑन टू चेक कर लेते हैं कि ऑन टू, अच्छा चेक भी क्या करना है, शो ही करना है तो वो तो होगा ही। ये तो और भी अच्छी बात है अगर तुम्हें पहले ही पता है कि फंक्शन को हमें प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन में एग्जामिनर अगर तुम्हें चेक करने को दे रहा है या प्रूव करने को दे रहा है तो तुम्हारा माइंडसेट तो उस हिसाब से होना चाहिए ना। तुम्हें पता है प्रूव करना है तो प्रूफ तो हो ही जाएगा, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ और प्रूफ कर दो। बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख दोगे, है ना? कंडीशन वही लिखनी है। ऑन टू के लिए चेक करते हैं। तो देखो अगर x ओवर 1 प्लस एक्स, मैं इसे y के इक्वल मान लूँ, y इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, दोनों सिनेरियो लेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, पॉजिटिव के लिए ले रहा हूँ। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हेयर? वी कैन से y प्लस एक्स वाई दिस इज इक्वल टू x। तो y इज इक्वल टू x कॉमन लेंगे 1 माइनस वाई, x इज y अपॉन 1 माइनस वाई। अब ये मैं किस केस के ले रहा हूँ? इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तुम सोच के देखो अगर x को मैं पॉजिटिव नंबर डालूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा, है ना? 0 हो सकता है, 0 से लेकर 1 तक इसके बीच में लाई करेगा y। ये बात क्लियर है ना? y विल बिलोंग टू दिस, इट कैन बी 0 बट इट कैन बी लेस देन 1 ओनली। ऐसे ही अगर मैं दूसरे वाला केस लूँ x ओवर 1 माइनस एक्स वाला, in that case y minus xy this is equal to x, y is equal to x into 1 plus y। तो x की वैल्यू आ रही है y ओवर 1 माइनस वाई। अगेन आई एम टेकिंग x एज अ नेगेटिव वैल्यू। अगर x को नेगेटिव लोगे तो न्यूमरेटर अभी भी तुम्हारा डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, और नेगेटिव लोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है? तो अगेन मैं ये कह सकता हूँ कि y विल बिलोंग टू -1, 0 हो सकती है वैल्यू, 0 इट कैन इंक्लूड 0। ठीक है? बेसिकली मैं ये कह देता हूँ कि y जो है इनको कंबाइन करूँ तो y कहाँ बिलोंग कर रहा है? -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है। ये रेंज आ रही है तुम्हारी। अब इस क्वेश्चन की विडंबना ये हो गई है, मतलब y -1 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, रेंज -1 से 1 आ रही है, कोड मेन भी ये है। मुझे एक बात बता दो, अगर रेंज और कोड मेन इक्वल हो जाए तो वो क्या हो जाता है? दैट फंक्शन इज ऑन टू, देयरफॉर दिस फंक्शन इज ऑन टू। दैट्स इट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन 1 भी बन रहा है, ऑन टू भी बन रहा है, इसलिए फंक्शन क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन मिलने ही वाला है बाइजेक्टिव के ऊपर बेस, मतलब 1 ऐसा भी हो सकता है सिर्फ 1 पे आ जाए, ऑन टू पे आ जाए, बाइजेक्टिव पे आ जाए। तो ये कंडीशंस अपने माइंड में क्लियर करनी है। अगर तुम्हें प्रूव करना है तो ये प्रूव करके दिखाना है ऐसे कंडीशंस को यूज करके। अगर डिसप्रूव करना है तो एग्जाम्पल लेना है। डिसप्रूव में ये कंडीशन मत करने बैठ जाना, डिसप्रूव में तुम कोई एक काउंटर एग्जाम्पल ले लो जो ये वेरीफाई कर रहा हो कि उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो प्रूव हो जाएगा कि वो 1 नहीं है या ऑन टू नहीं है। जो भी डिसप्रूव करना हो तो वो प्रूव कर सकते हो उसके अकॉर्डिंगली। ओके, साथ में ये चीज़ भी ध्यान रखना कि अगर तुम्हें प्रूव करना हो उसमें काउंटर एग्जाम्पल मत ले लेना। ठीक है? प्रूव नहीं करोगे ऐसे। क्वेश्चन फ्रॉम इनडेफिनेट इंटेग्रल।
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, देखो नीचे एक्स की पावर 4 है, मैं एक काम करता हूँ, एक एक्स इसके अंदर लिख लें तो अंडर रूट के अंदर जाकर तो वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और इस ब्रैकेट को ये जो ऊपर लिखी है इसे मैं ऐसे लिख दूँ, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब dx। ठीक है, यही बचा है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, अंडर रूट ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर रहेगा ना ये, और ये अपॉन में आएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ये भी यही हो जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, और ये वन बाई एक्स क्यूब। इतनी बात आई होप समझ आ गई होगी आपको। अब ये क्वेश्चन खुद बता रहा है तुम्हें कि मेरे साथ क्या करना चाहिए तुम्हें, है ना। तुम्हारा मन कर रहा होगा कि तुम वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को टी मान लो, क्योंकि मेरा मन कर रहा है, और मुझे पता है तुम भी सब पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम्हारा भी मन कर रहा होगा। वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव माइनस टू बाई एक्स क्यूब डी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू डी टी। एक्स क्यूब पड़ा है तुम्हारे पास, माइनस टू नहीं है तो माइनस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, माइनस वन बाई टू बाहर आ जाएगा, दिस विल बी रूट टी, दिस विल बी log t and this will be dt। मन की बात। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटू वी का रूल पता है तुम्हें, आई लेट के अकॉर्डिंगली u इसको मानेंगे, दिस विल बी आर u एंड दिस विल बी v। आई लेट का रूल पता है तुम्हें, जिस भी ऑर्डर में आ रहा है, log पहले आ रहा है अलजेब्रिक बाद में, तो इसको u मानेंगे इसे v मानेंगे। लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, माइनस वन बाई टू बाहर रखो, u एज इट इज v की इंटीग्रेशन, तो t की पावर वन बाई टू की इंटीग्रेशन क्या होगी, t की पावर थ्री बाई टू डिवाइड बाय थ्री बाई टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v और फिर पूरे की इंटीग्रेशन, यही रूल होता है। तो वी कैन से इट इज नथिंग बट, ये टू बाई थ्री ऐसे लिख लेते हैं, माइनस वन बाई टू, टू बाई थ्री लॉग टी इंटू टी की बार थ्री बाई टू को हम टी रूट टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक टी कट जाएगा और फिर से रूट टी बचेगा, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन टी की पावर थ्री बाई टू और एक और थ्री बाई टू नीचे आएगा, तो ये नाइन बाई फोर हो गया प्लस सी। वी कैन से इफ आई मल्टीप्लाई देम, और इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग यू कैन जस्ट राइट इट एज दिस वे, टी रूट टी टू बाई थ्री तो है ही, लॉग टी माइनस फोर बाई नाइन टी रूट टी। ये टी रूट टी तो यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, तो हम कॉमन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये कह दूँ कि माइनस वन बाई टू, एक टू भी ऊपर से कॉमन आ रहा है, नीचे से थ्री कॉमन आ रहा है, और टी रूट टी भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, लॉग टी माइनस टू बाई थ्री प्लस सी। ये टू कट गया तो माइनस वन बाई थ्री, अब टी की वैल्यू डाल दो जो भी थी, क्या वैल्यू थी टी की, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, इसकी पावर थ्री बाई टू लिखना चाहो या अलग अलग लिखना चाहो तुम्हारी श्रद्धा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं उसमें, वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री। देखो एक बार अगर तुम किसी क्वेश्चन में सही रास्ते पड़ जाते हो ना, उसके बाद तो पेन खुद चलता है, तुम्हें चलाना नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग के जो एक दो स्टेप है वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि तुम शुरुआत कैसे कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं या कुछ, मैं यही कहूँगा कि इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट अ रॉन्ग वे आउट, बट कोशिश करो कि अवॉइड करो, क्योंकि कहाँ पर तुम स्क्वायरिंग में कौन सा डोमेन, कौन सी, काफ़ी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो बेटर ये है कि अगर आप अलजेब्रिकली सॉल्व कर पा रहे हो तो इट्स अ गुड वे आउट, बट अगर नहीं हो रहा तो फिर तो वो लगाएंगे लगाएंगे। ये क्वेश्चन है देखो, स्टार्टिंग में अगर आपको ये यहाँ तक पहुँच गए ना, उसके आगे तो पेन अपने आप चलता है। क्लियर है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स 2x इन डोमेन माइनस वन बाई टू वन बाई टू। चलो
एक और चीज़ बताता हूँ आपको। देखो ग्राफ आपके लिए सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि ये जो ग्राफ है, ये बताओगे किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है साइन इन्वर्स का। अगर कॉस इन्वर्स का ग्राफ बनाना हो, ऐसा ग्राफ है। मैं जान के इनकी डोमेन रेंजेस नहीं लिख रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। ये कॉस इन्वर्स का ग्राफ है, ठीक है। ये टैन इन्वर्स का ग्राफ है, ये कॉट इन्वर्स का ग्राफ है, ठीक है। ये कॉसिकेंट इन्वर्स का ग्राफ है, और ये सीकेंट इन्वर्स का ग्राफ है। देखो कितनी इजीली हम सभी ग्राफ को माइंड में रख सकते हैं। तुम भी रख सकते हो, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि मैं ही रखूँगा, तुम भी रख सकते हो। एक चीज़ ध्यान से रखना दिमाग में कि ये जो कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और सीकेंट इन्वर्स हैं, ध्यान से देखो ये सारे ऊपर लाई करते हैं एक्स एक्सिस के, है ना। और बाकी जो है वो ऊपर भी है नीचे भी है। बात समझ आ गई? ये जो कॉस इन्वर्स है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉट इन्वर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। कोसिकेंट इन्वर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेफ्ट से राइट में जाते हुए देखो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सारे ग्राफ मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया। अब कॉस इन्वर्स 2x, मैं तुम्हें जो समझाना चाहता हूँ उस बात को ध्यान से समझो। ये इनको अच्छे से समझने का पूरा डिटेल्ड मेथड वैसे मैंने क्लासेस में कराया हुआ है। आई होप जिन जिन ने क्लासेस लगाई हैं उनको पता होगा, बट ये मैंने तुम्हें खैर आइडिया दे दिया कि ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ हम कैसे डिराइव करते हैं वो सब मैंने क्लास में कराया हुआ है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स 2x। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपको ये कह दूं कि ये ग्राफ है, ये साइन एक्स का ग्राफ है ना। अगर मुझे साइन 2x का या फिर साइन x/2 का ग्राफ बनाना है, तो वो ग्राफ कैसे बनेगा? साइन 2x का ग्राफ बनाना है तो वो ऐसा बन जाएगा, दिस इज फॉर x/2, ऐसा बन जाएगा। दिस इज फॉर साइन 2x। साइन x/2 का ग्राफ ऐसा बन जाएगा, डबल हो जाता है, उसकी विड्थ अकॉर्डिंगली डबल हो जाएगी। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर मुझे cos 2x का, cos इनवर्स 2x का ग्राफ बना के दिखाना है, तो लेट्स ड्रॉ ग्राफ ऑफ cos इनवर्स 2x इन डोमेन -1/2 to 1/2। cos इनवर्स 2x के ग्राफ में अगर -1/2 से 1/2 है, आप देखो जस्ट अ मिनट, cos इनवर्स 2x का जो ग्राफ बन रहा है, अगर 2x है तो कंप्रेस हो जाएगा, नॉट कंप्रेस, हाँ कंप्रेस हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स ग्राफ विल बी, ग्राफ तो ऐसे कैसे रहेगा, बट ये जो है ओरिजिनल ग्राफ में -1 से 1 होता है। नाउ दिस विल बी -1/2 एंड 1/2, और ये जो लिमिट होगी दिस विल बी पाई, 0 to पाई। एम्पलीट्यूड पर फर्क नहीं पड़ेगा, अलोंग वाई एक्सिस फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। ओरिजिनली कॉस इनवर्स एक्स में -1 to 1 होता है, यहाँ पे -1/2 से 1/2, क्योंकि ये 2x हो गया। लेट्स से कॉस इनवर्स 3x होता तो ये क्या हो जाता, -1/3 से 1/3। कॉस इनवर्स 5x होता तो -1/5 से 1/5। बात समझ आ गई है? बेसिक ग्राफ्स आपको क्लियर होने चाहिए, नॉट ओनली फॉर कॉस इनवर्स, सभी के होने चाहिए। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी आपको ग्राफ की, क्योंकि ग्राफ अब आपके एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, मुझे सोच के बताओ कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बता सकते हो? क्या ये होमोजीनियस है? होमोजीनियस के लिए इसकी डिग्री तो 2 है, इसकी 2 है, बस इसकी तो 4 बन गई, और इसकी तो डिग्री नहीं है, 0 है, तो इसका मतलब होमोजीनियस तो बन ही नहीं रहा। मुझे तो वेरिएबल सेपरेबल लग रहा है, करके देखें। dy/dx दिस इज इक्वल टू
1 कॉमन लेते हैं पहली दो टर्म में से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगली दो टर्म में से वाई स्क्वायर कॉमन लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. So we can say that dy by dx this is equal to 1 plus x square into 1 plus y square, or you can say dy upon 1 plus y square this is equal to 1 plus x square into dx. Now you can integrate both sides. दोनों साइड्स अगर हम इंटीग्रेट करें, this will be tan inverse of y and this is x cube by 3 plus x plus c. This is called द जनरल सॉल्यूशन. बट आपको क्वेश्चन में कहा हुआ है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब ये जो कंडीशन है इनको सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर, और इन्हें कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करके आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है. तो इफ आई सब्स्टिट्यूट दीज कंडीशंस हियर, x एज 0 y एज 1, x को 0 पुट करेंगे y को 1, तो इट विल बी tan इनवर्स ऑफ 1 दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c. tan inverse 1 is pi by 4, so we can say value of c is pi by 4. Just substitute here tan inverse y this is equal to x cube by 3 plus x plus pi by 4. So this is the particular solution. आप चाहो तो tan inverse के tan को उधर ले जाओ, राइट हैंड साइड y की वैल्यू आ जाएगी. तो दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन का टास्क ही आपको ये फिगर आउट करना है कि ये कौन सी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है, बाकी तो इंटीग्रेशन का काम है सिर्फ. क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अल्फा आपको गिवन है, अल्फा वेक्टर इज 3i माइनस जे, बीटा वेक्टर इज 2i प्लस जे माइनस 3k. यू हैव टू एक्सप्रेस बीटा इन फॉर्म ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2 such that beta 1 is parallel to alpha and beta 2 is perpendicular to alpha. तो अगर बीटा 1 अल्फा के पैरेलल है तो वी कैन से बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, तो दैट मीन्स बीटा 1 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ अल्फा, है ना, पैरेलल है, कांस्टेंट मल्टीपल होगा उसका. तो k टाइम्स ऑफ इट विल बी 3k i कैप माइनस k टाइम्स j कैप. ये बीटा 1 वेक्टर है. बीटा 2 क्या आएगा? बीटा 2 विल बी बीटा माइनस बीटा 1, बीटा माइनस बीटा 1. बीटा ये है, इसमें से बीटा 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी कैन से 2 माइनस 3k. यहाँ पे k मत लिया करो, मैंने अभी k ले लिया, लैम्डा ले लो क्योंकि वो i j k में मिक्स हो जाएगा अदरवाइज, है ना. लैम्डा ही ले लेते हैं क्योंकि वो फिर तुम्हें लिखने में भी दिक्कत होगी और एग्जामिनर को समझने में भी. लेट्स से ये लैम्डा टाइम्स है i ए वेक्टर के, तो इट विल बी 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप. अब सब्ट्रैक्ट करें बीटा में से बीटा 1 को, दिस माइनस दिस, इट शुड बी 2 माइनस 3 लैम्डा ऑफ आई कैप, देन जे वाले माइनस करोगे तो 1 प्लस लैम्डा ऑफ जे कैप एंड देन माइनस 3 ऑफ के कैप. ये आपके पास बीटा 2 वेक्टर आ गया. बीटा 1 पता है हमें, बीटा 2 पता है हमें, और बीटा 2 की कंडीशन क्या है? बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा. देखो बीटा 1 की कंडीशन हम लगा चुके हैं, वेक्टर्स आर पैरेलल तो इट शुड बी अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर. बट बीटा 2 की कंडीशन क्या है? दिस इज परपेंडिकुलर टू अल्फा. तो अगर बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा है, दैट मीन्स बीटा 2 का डॉट अल्फा के साथ 0 होगा, है ना. बीटा 2 का डॉट अल्फा के साथ करके देख लेते हैं. दिस इज बीटा 2, इसका डॉट अल्फा के साथ. So this implies 3 into 2 minus 3 lambda minus 1 plus lambda, और k वाला कंपोनेंट तो है ही नहीं तो वो छोड़ो, इक्वल टू 0 होगा. 6 minus 6 lambda minus 1 minus lambda इक्वल टू 0. तो वी कैन से 5 minus 7 lambda दिस इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है? इट कम्स आउट टू बी 5/7. ये लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो यू विल गेट बीटा 1 एज वेल एज बीटा 2. बीटा 1 कितना आ रहा है? लैम्डा पुट करो 15/7 आई कैप माइनस 5/7 जे कैप. ठीक है, तुम्हें पता ही है 5/7 स्केलर मल्टीपल आ रहा है तो पैरेलल तो हो गए, और यहाँ पुट करोगे तो क्या बनेगा? बीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 माइनस 15/7 आई कैप प्लस
1 + 5/7 ऑफ जे कैप -3 के कैप, ठीक है। सो -1/7 आई कैप प्लस 12/7 जे कैप -3 के कैप। So this will be the vector beta 2. आई होप ये क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। वेक्टर्स का क्वेश्चन और कंडीशन जो जो यूज़ हो रही हैं आपको स्पेशली मेंशन करनी है कि पैरेलल की कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है। अपना कोई मार्क्स कटने मत देना, जहाँ पर भी आपको लग, देखो एक बहुत आसान तरीका होता है, जब आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो ना, उस क्वेश्चन को देखो और आप ये सोचो कि आप एग्जामिनर हो, क्या इस क्वेश्चन में कहीं गुंजाइश है नंबर कटने की। अगर आपको लग रही है गुंजाइश है, तो जब आपको ही दिख रही है, आप इंसान को अपने काम में कमी दिखना बहुत मुश्किल होता है, जब आपको ही अपने काम में कमी दिख रही है तो टीचर को तो डेफिनेटली दिखेगी, तो उसे इम्प्रूव करो, ठीक है। ओके, सो वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फ्रॉम योर 3D चैप्टर, वी हैव टू फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखो अगर आपको दो लाइंस गिवन है, लेट्स से द फर्स्ट वन इज r वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 and the second equation is r vector is equal to a2 plus mu times of b2, और इनके बीच का शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला है a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। यहीं पर आपको एक लाइन और बता देता हूं मैं, कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं b1 एंड b2। इन दैट केस जो फॉर्मूला हो जाएगा वो बन जाएगा a1 माइनस a2 डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि वो पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो उस केस में बी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, इफ दे आर नॉट पैरेलल तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। नाउ लेट्स कैलकुलेट a1 माइनस a2। a1 माइनस a2 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, इट विल बी आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 8 के कैप एंड b1 क्रॉस b2 इट कम्स आउट टू बी आई जे के। b1 के कंपोनेंट हैं 2 1 माइनस 1, b2 के कंपोनेंट 4 माइनस 2 2। अब इसे एक्सपेंड करते हैं, i के साथ क्या आएगा 2 प्लस नॉट प्लस, इट विल बी माइनस 2 माइनस 2 माइनस j इंटू 4 प्लस 4 k इंटू minus 4 minus 4, so it will be 0 I cap minus 8 j cap minus 8 k cap, ठीक है। अब शॉर्ट डिस्टेंस निकालें, इसका और इसका डॉट करेंगे तो इट विल बी -64 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 64, ठीक है। so it will be 128 डिवाइड बाय रूट 128, तो रूट 128 आंसर बन रहा है, ठीक है। आप चाहो तो इसके फैक्टर बना लो, 2 की पावर 6 12 के 2 की पावर 3 8 8 रूट 2, दिस शुड बी योर आंसर, दिस मच यूनिट्स। ये शॉर्टर डिस्टेंस आ रहा है, और शॉर्टर डिस्टेंस आ रहा है दैट मीन अगर इन केस अगर ये शॉर्ट डिस्टेंस जीरो हो जाता तो हम कह सकते थे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, बट यहाँ पर ये शॉर्ट डिस्टेंस जीरो नहीं है, तो दैट मीन दीज लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग एंड दिस इज द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो दो तीन चीज़ें जो याद रखनी है आपको, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता शॉर्ट डिस्टेंस का, बट बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो शॉर्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, अगर वेक्टर्स पैरेलल होंगे, लाइंस पैरेलल होंगी, ए बी सेम होगा, तो आपको शॉर्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला यूज करना है, और अगर शॉर्ट डिस्टेंस जीरो आया था तो लाइंस इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप सोचकर बताओ जरा ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस मुझे लग नहीं रही, इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें 0 डिग्री है, तो अगर हर टर्म की डिग्री सेम नहीं है तो होमोजीनियस तो नहीं हो सकती। वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है वेरिएबल को सेपरेट करना आसान नहीं है। dx के नीचे ये टर्म लेके जाओगे तो x भी जाएगा साथ में, और ऐसा आप कर नहीं सकते इसका सिर्फ tan इनवर्स y को डिनोमिनेटर में ले जाओ, है ना। तो बची क्या, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल भी ये dy बाई डी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी ये dy बाई dx की बजाय बेटर ये आप dx बाई dy की वैल्यू निकालो, इट कम्स आउट टू बी tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, यही आ रही वैल्यू, है ना। सो दैट मीन्स ये बनेगा dx बाई dy प्लस
x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इस टाइप की बन गई dx बाय dy plus px, this is equal to q. So we can calculate integrating factor out of it, that will be e to the power integral of p dx or dy. In this case it will be dy. So बनेगा e की पावर integral of 1 by 1 plus y square dy, that will be e to the power tan inverse y. ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास। तो सॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है? सॉल्यूशन इज x into integrating factor, this is equal to integration of q into integrating factor dy plus c. सॉल्व कर लो। x into integrating factor is e to the power tan inverse y. Integration, what is q here? q is tan inverse y upon 1 plus y square into integrating factor is e to the power tan inverse y dy plus c. अब आप इसके अंदर tan इनवर्स y को कुछ मान लो, लेट्स से t, वी कैन से 1 by 1 plus y square dy, that will be dt, है ना? तो ये बन जाएगा t into e to the power t dt. इसको इंटीग्रेट करना हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u एज इट इज, v की इंटीग्रेशन, दिस इज इनटू माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dt. तो आपके पास बच रहा है t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t प्लस c. अब t की वैल्यू डाल दो तो यू विल गेट x इंटू tan इनवर्स, और नॉट tan इनवर्स, e टू द पावर tan इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू t is tan y and e to the power t is, so it will be e to the power tan inverse y into, what is t here? Tan inverse y. Okay, minus e to the power tan inverse y plus c. कॉमन लेना चाहते हो तो ले लो, अदरवाइज ये जनरल सॉल्यूशन हमें मिल गया। बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको कंडीशन भी गिवन है ये वाली, y 0 इज इक्वल टू 0, तो यू हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन आल्सो। तो फॉर दैट आप क्या करोगे, आप इसमें x की जगह 0 डालो, y को भी 0 डालो, तो देखो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है। सो इफ आई पुट x एंड y बोथ एज 0, दैट विल बी 0 into e to the power 0, that is equal to e to the power 0 into tan inverse 0 माइनस e to the power 0 प्लस c. तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 1 है, प्लस c. तो वी कैन से c इज इक्वल टू 1, c की वैल्यू 1 आ रही है, तो वी कैन से आंसर इज x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y. नाउ वी कैन टेक e टू द पावर tan इनवर्स y कॉमन आउट ऑफ इट, ये बचेगा tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस 1. दिस इज द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन. ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है, dx बाई dy, क्योंकि dy बाई डी एक्स कर लेते तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी नहीं, आप y का कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ x नहीं निकाल सकते हो, है ना, और पूरा एग्जैक्टली x का फंक्शन नहीं होगा तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो दैट्स वाई वी हैव कन्वर्टेड इनटू dx बाई dy टाइम, और आई होप ये समझ आ गया होगा सबको. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. This question is from your probability topic A and B through a die alternatively, और जिसके बाद भी 5 आ जाएगा, जिसके बाद भी 5 आ जाएगा, वो गेम जीत जाएगा, है ना. तो मुझे एक बात बताओ, अगर एक डाई फेंका जाए तो उसमें 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, that will be 1 by 6, and probability of not getting 5, that will be 5 by 6. ये बात तो क्लियर है ना, बहुत सिंपल सी बेसिक सी बात है. 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1 by 6 है, 5 ना आने की 5 by 6 है. अब आपको ये कहा है कि एक डाई को फेंकते जाएंगे, तब तक फेंकते जाएंगे जब तक कोई ना कोई जीत नहीं जाएगा,
and who is starting the game? A starts the game. It is given that A starts the game and we need to find the probability that A wins. अब A कैसे जीतेगा? अगर A गेम स्टार्ट कर रहा है तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है कि A के पास सबसे पहली बार में 5 आ जाए और वो गेम जीत जाए. तो A गेम जीतेगा या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली बार में A के पास 5 आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहली बारी A हार जाए, दूसरी बार B हार जाए और तीसरी बार A जीत जाए. या तो पहली बार में जीतेगा या तीसरी बार में, क्योंकि सेकंड टर्न तो B की आएगी ना. या फिर ऐसा भी हो सकता है पहली बार A हारे, दूसरी बार B हारे, फिर A हार जाए, फिर B हार जाए, फिर A जीत जाए. या फिर सेवंथ टाइम में एंड सो ऑन चलता रहेगा ये. मतलब A will win either in first time or in third time or in fifth time or in seventh time, ninth time and so on. So A फर्स्ट टाइम में जीत जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6. या फिर थर्ड टाइम में जीतेगा तो पहले दोनों में तो हारेगा, 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6. या फिर पहले 4 बार में हारेगा 5/6 इंटू 5/6 5/6 5/6 एंड देन 1/6 एंड सो ऑन. तो अगर आप ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है? 1/6 प्लस 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6 प्लस ऑन अप टू इन्फिनिटी. और ये बेसिकली एक इन्फाइनाइट जीपी है जिसकी कॉमन रेशियो लेस देन 1 है. एंड वी नो दैट इफ वी हैव इन्फाइनाइट जीपी विद कॉमन रेशियो लेस देन 1, the formula to its sum is A upon 1 minus R. What is A here? A is 1/6 upon 1 minus R. R here is 5/6 square. That will be 1/6 upon 1 minus 25/36. तो ये 6/11 ये वैल्यू बच रही है. अब ये A के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई, तो B के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? या तो एक तरीका ऐसे निकाल के देखो कि B सेकंड बार में जीतेगा या फोर्थ बार में, या फिर ऐसे करो 1 में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी दैट A विंस. तो कितना आएगा? 1 minus 6/11, that will be 5/11. So this is your final answer for their respective probabilities. A के जीतने की probability है 6/11, B के जीतने की है 5/11. इसमें कुछ भी केसेस दे सकते हैं. यहाँ पर तो आपको दिया हुआ है एक डाइस फेंके जा रहे हैं, ठीक है. ऐसा भी हो सकता है मैं आपको कह दूँ एक पेयर ऑफ डाइस फेंका जा रहा है, जिसके पास सम 7 आ जाएगा वो जीत जाएगा. और अगर A स्टार्ट कर रहा है, ये भी क्वेश्चन में देखना जरूरी नहीं है कि A ही स्टार्ट करे. इट कैन बी गिवन कि B स्टार्ट कर रहा है गेम को. तो अगर इसी क्वेश्चन में B गेम स्टार्ट कर रहा होता तो A पहली बार में तो नहीं जीत पाएगा, पहली बारी तो B की है. A जीतेगा या तो सेकंड टर्न में, या फिर जीतेगा फोर्थ टर्न में, या सिक्स्थ में एंड सो ऑन. ठीक है. तो मेक श्योर वट एवर द स्टेटमेंट इज गिवन यू हैव टू प्रोसीड अकॉर्डिंगली. अपनी मर्जी से कुछ भी कंसेप्शन नहीं बनानी है. तो जो भी क्वेश्चन में गिवन होगी स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंगली करना है. ठीक है. साथ में आपको एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई गैम्बलिंग इज नॉट अ गुड वे ऑफ अर्निंग मनी. ठीक है. तो इसमें आपको कुछ अच्छी बात ही लिखनी है, कुछ गलत नहीं लिखनी कि पैसा कम बन रहा है, ऐसा मत लिख देना. तो ये लिखना है बिकॉज इसका आप ऐसे भी कह सकते हो बिकॉज गैम्बलिंग इज नॉट अ गुड हैबिट, या फिर ये लिख सकते हो कि गैम्बलिंग में प्रोबेबिलिटी बेस्ड है ना, और ऐसा नहीं है कोई श्योर शॉट वे नहीं है ये, और नॉट अ गुड हैबिट, सोसाइटी को ख़राब करती है. कुछ अच्छा लिखना है, ठीक है ना. आपको खुश करना है एग्जामिनर को, ऐसी ऐसी बातें मत लिख देना कि सही क्वेश्चन कभी गलत खराब हो जाए. चलो लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पार्ट. प्रूव दैट tan ऑफ π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b. ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये. आप एक काम करो, इतने पार्ट को लेट्स से cos इनवर्स a/b. There can be multiple ways to solve this type of question. What I am doing, I am just assuming that cos inverse a/b is theta. So proceeding this way, we can say that this will be tan of π/4 plus θ/2 plus tan of π/4 minus θ/2. Okay, I hope this is clear what I have done. And now if you apply the formula for tan a plus b and tan a minus b, this will be tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. फॉर्मूला लगाना और कुछ भी नहीं करना. तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं. इट विल बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. ठीक है. ऐसे ही आपको फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे. ये बन जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b.
tan पाई बाय 4 की वैल्यू हम सबको पता है, इट इज़ 1. So we can say this will be 1 plus tan theta by 2 upon 1 minus tan theta by 2 plus 1 minus tan theta by 2 divided by 1 plus tan theta by 2. Now if I take LCM, इनका LCM लेंगे तो ये स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा. It will be 1 plus tan theta by 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan theta by 2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2. सिंप्लीफाई करो, प्लस का 2ab माइनस का 2ab कट जाएगा, बाकी टर्म ट्वाइस हो जाएंगे. तो वी कैन से इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2. और मुझे ये पता है कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है. अगर मैं इसको उठा के डिनोमिनेटर में ले आऊँ ना, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, मतलब cos थीटा का यहाँ पर हो जाएगा ना. तो ये क्या बन जाएगा, वी कैन से दिस विल बी 2 अपॉन cos थीटा. अब आप cos थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो. cos थीटा कितना है, a बाय बी, तो इट विल बी 2 अपॉन a बाय बी, b ऊपर जाएगा 2b बाय a, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव हियर, दैट इज आर RHS. ठीक है, 2b बाय a यही प्रूव करना था, हो गया. तो अच्छा क्वेश्चन था बट मुश्किल नहीं था, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं. सो दैट्स व्हाई वी हैव कवर्ड दिस इन आवर सेशन. ठीक है, देखो इस सेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दूं और मैं कहूँ कि ये बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको निकाल कर दे दिए हैं, इसमें आप दिमाग लगाओ सुबह से. हमारा मोटिव ये है, क्वेश्चन इससे डिफिकल्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, पर हमारा मोटिव ये है कि हम आपको वो क्वेश्चंस करा सकें जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फ्रीक्वेंटली जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं. ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली रिवीजन का पर्पस ही ये है कि आप जो की हुई चीज़ें हैं उनको रिवाइज कर पाओ. अदरवाइज का क्या फ़ायदा, मैं आज आपको 1000 क्वेश्चन नहीं निकाल के दे दूंगा, आप उनमें उलझे रहोगे. और जो एक और बात बताता हूँ आपको, ये बात याद रख लेना, चाहो तो कॉपी का फ्रंट पेज होता है ना जो हमने खाली रखा होता है, पहला पेज भगवान का, दूसरा पेज नाम का. ठीक है, तो जो पहला पेज भगवान का है उस पर ये चीज़ लिख लेना. बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, वो हमेशा उस चीज़ की तैयारी करता है जो उसे नहीं आती, और एग्जाम में उसकी हमेशा वो चीज़ गलत होती है जो उसे आती होती है. तो आपको जो आता है उसको रिवाइज करना बहुत बहुत ज़रूरी है. हर स्टूडेंट के साथ ये सिचुएशन आती है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले बहुत सारा मन करता है कि हम कुछ ऐसा कर लें, ये नया, और नया क्वेश्चन आपको इतना अट्रैक्ट करता है उस टाइम पे, ऐसा लगता है कि यही आ जाएगा. बट ये आपका सिर्फ पैनिक है कि आपको लग रहा है कि ये नई चीज़ है, पता नहीं ये एग्जाम में ना आ जाए. आपने जो किया है, आपको अपनी 1 साल की मेहनत पे भरोसा होना चाहिए कि हमने 1 साल जो किया है उस चीज़ को हम रिवाइज करें. अगर वो इतना इंपॉर्टेंट होता तो आपको 1 साल में क्यों नहीं दिख गया, एक दिन पहले क्यों दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. अपनी जो मेहनत की हुई है उस पर भरोसा रखो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. मेक अ रफ स्केच ऑफ द रीजन दिस एंड फाइंड द एरिया ऑफ रीजन यूजिंग मेथड. तो आपको करना क्या, देखो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू दिस, ये कर्व देख लो कौन कौन से कर्व हैं और इनको बना लो, बन जाएगी बात. तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज अ पैराबोला. y इज इक्वल, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपवर्ड पैराबोला बनेगा कुछ इस टाइप का. वर्टेक्स इसका 0 बन रहेगा. ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये एक स्ट्रेट लाइन है, और x को 0 पुट करेंगे y1, y को 0 पुट करेंगे तो x हो, y को 0 to x माइनस 1, यहाँ से बन रही है लाइन. तो लाइन विल बी लाइक दिस, दिस इज y इज इक्वल टू x प्लस 1. ओके, तो पहला काम ना आप ये करो कि ये पॉइंट निकाल लो, ये पॉइंट क्या आ रहा है. तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको सॉल्व करो. तो x की वैल्यू 0 और 1 आ रही है, तो दिस पॉइंट इज 1, x की 1 आ रही है तो y 2 आ जाएगी, तो दिस विल बी 1 2. ठीक है, अगली इक्वेशन है x इक्वल टू 2 की. x इक्वल टू 2 इधर बनेगा कहीं पे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर x इक्वल टू 1 यहाँ पर है, दिस इज x इक्वल टू 1, तो ये 2 होगा ना, 2 0. ठीक है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 हमें पता है, y एक्सिस और x एक्सिस. आपको ये एरिया निकालना है, दिस एरिया
एंड दिस एरिया, इन दोनों का सम निकालना है। अब आप ये देखो कि ये दोनों जो एरिया है ना, ये अलग अलग कर्व के अंडर है। इतना वाला जो पार्ट है, लेट्स से दिस इज पार्ट 2 एंड दिस इज पार्ट 1। दो रीजन्स दे रखे हैं आपको, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 वाला रीजन है वो तो है पैराबोला के नीचे, और जो पार्ट 2 वाला रीजन है वो है स्ट्रेट लाइन के नीचे। तो आपको इन दोनों रीजन को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू ऐड दीज टू रीजन। सो वी कैन से दैट द रिक्वायर्ड एरिया दैट विल बी इक्वल टू, फॉर दिस पार्ट 1 यू कैन इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू, देखो इसके कोऑर्डिनेट आपको होता है ना 0 1 है, 0 से लेकर 1 तक। और इस कर्व से y की वैल्यू क्या आ रही है, आप इस कर्व से y की वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस देन 1 टू 2, लिमिट x की लेनी है, और इस कर्व से y की वैल्यू कितनी आ रही है, x प्लस 1। बस अब इसे सॉल्व कर लो, इट कम्स आउट टू बी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स, लिमिट्स विल बी 0 टू 1, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स, लिमिट विल बी 1 टू 2। ये आएगा 1 बाय 3 प्लस 1 प्लस ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, ये 1 और ये 1 तो काट लो, माइनस का ये, तो 1 बाय 3 प्लस 4 माइनस 1 बाय 2, यू कैन टेक 6 एज एलसीएम, 2 प्लस 24 माइनस 3, कितना बन रहा है 23 by 6 square units. This will be okay. So we have the next question from application of derivatives topic. A water tank has the slope of an inverted right circular cone with its axis vertical and vertex lowermost. देखो आपको ये दिया हुआ है एक inverted cone, so we can say just a minute. ओके तो एक इन्वर्टेड कोन है ऐसा, ठीक है, और आपको सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है इसका, let's say this is theta, so it is given that semi vertical angle is tan inverse 1 by 2, so this theta is equal to tan inverse 1 by 2, या आप ये कह लो जो tan theta है this is equal to 1 by 2, this is radius and this is height, and it is given that water is poured into it at a constant rate of 5 cubic meter per minute। तो ये बेसिकली आपको dv by dt गिवन है, आप यूनिट से भी आइडिया ले सकते हो ना, 5 क्यूबिक मीटर पर मिनट, ठीक है। सो दिस इज dv by dt, और वॉल्यूम किसका, कोन का। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेट एट विच लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, ये पानी का लेवल इसमें जो बढ़ता जा रहा है वो किस हाइट से इंक्रीज हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर r बाय एच tan थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज इक्वल टू 1 by 2, or we can say r is equal to h by 2. And what is volume of cone? Volume of cone is 1 by 3 pi r square h, but r is h by 2, 1 by 3 pi h by 2 square into h. So it will be pi upon 4 3 the 12 and h cube. This will be volume. If I differentiate it with respect to time, dv by dt, तो ये क्या आएगा pi by 12 into 3h square into dh by dt, ठीक है। अब आपको h की वैल्यू पता है, दैट h इज 4 मीटर, so h is equal to 4 मीटर and dv by dt this is equal to 5 मीटर क्यूब पर मिनट।
ये डाटा आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, व्हाट यू विल गेट 5, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 12 इंटू 3 इंटू 4 स्क्वायर विल बी 16 इंटू डी एच बाई डी टी। अब डी एच बाई डी टी आपको कैलकुलेट करना है, ये तो कट ही रहा है, 4 3, ओके। वी कैन से what will be the value of dH by dt? That will be 5 upon 4 pi meter per minute. This should be the answer. ठीक है, यही कैलकुलेट करना था हमें, dH by dt, we have calculated that. So this is the rate at which height of that water level is increasing. आई होप ये क्लियर है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको पता है कि वॉल्यूम के अंदर इसमें दो वेरिएबल हैं, आर और एच का रिलेशन हम सेमी वर्टिकल एंगल से कैलकुलेट करेंगे, वहाँ से वैल्यू आ जाएगी आर और एच की। एंड वंस वी हैव कैलकुलेटेड दैट, उसके बाद किसी एक वेरिएबल में चेंज करके, और यहाँ पर अगर हमें हाइट निकालनी है कि हाइट किस रेट पे इंक्रीज हो रही है, तो बेटर ये है कि आप आर को पुट कर दो, सारा एक्सप्रेशन एच में चेंज कर दो, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। करेक्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The value of y is equal to a log x plus b x square plus x. This is maximum और minimum. तो मैं ये कह सकता हूँ maximum और minimum का मतलब extreme value है. We have extreme values. अब वो extreme values कौन सी है, maximum या minimum, वो हमें नहीं पता। ये मैं extreme values क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली extreme values लिखा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि extreme values का मतलब it can be maximum, it can be minimum. Now y is equal to a log x प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये गिवन है। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, जो इसका फर्स्ट और डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, ए बाई एक्स प्लस 2bx प्लस 1। सो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट -1 एंड एट 2, ये दोनों जीरो होंगी। तो -1 पे कितनी आएगी ये वैल्यू, कैलकुलेट करें। इट विल बी -a minus 2b plus 1. This should be equal to 0. Same way, if I put at 2 a by 2 plus 4b plus 1, this is equal to 0. So from here we can say that a plus 2b, this is equal to 1. From here we can say a plus 8b, this is equal to -2. If I subtract these two equations, ये तो कट जाएगा, we can say that -6b, this is equal to 3. तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, -1/2. b comes out to be -1/2. And if you substitute this value in any of the equation, let's say in the first equation, a plus 2 into -1/2, this is equal to 1. a की वैल्यू आ जाएगी 2. दिस इज योर फाइनल आंसर। ज़्यादा बड़ी डील नहीं है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। आपको ऑलरेडी गिवन है कि एक्सट्रीम वैल्यू -1 और 2 पर निकाल चुके हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू इसी पर आ रही है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स ऑलरेडी आपको निकले हुए दिए हुए हैं, तो आपको बस ए और बी की मिसिंग वैल्यूज निकालनी है। दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड विद इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। आपको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, -2 साइन इनवर्स एक्स यहाँ रहने दो और ये वैल्यू उठाकर इधर ले जाओ, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। तो वी कैन से -2 साइन इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। अब मैंने आपको बताया था कि जो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये सब कुछ होता है, ये एक एंगल होता है। लेट्स से ये थीटा एंगल है, ठीक है। इफ दिस इज थीटा एंड आई सब्स्टिट्यूट हियर -2 थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर साइन इनवर्स एक्स थीटा तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा, दिस विल बी 1 माइनस साइन थीटा। कॉस इनवर्स को इधर ले आओ, तो कॉस ऑफ -2 थीटा is equal to 1 minus sin theta.
ठीक है। अब ये रिलेशन जो है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, माइनस का फर्क पड़ेगा नहीं इसमें, तो ये कॉस टू थीटा ही रह जाएगा, और कॉस टू थीटा होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन, 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो वी कैन से 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, this is equal to 0, and if I take sin theta common out of it, then it will be 2 sin theta minus 1 equal to 0. तो sin theta की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, we can say sin theta की वैल्यू आ रही है 0 और 1/2, और sin theta ही तो x था, मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0 और 1/2, ठीक है, ये आंसर निकल गया हमारा। और ऐसा समझ के कुछ बच्चे इसके आगे आंसर लिखाएंगे और टिक मार्क कर देंगे कि हमारा तो क्वेश्चन सही हो गया। पर मैंने आपको बताया है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में व्हेन यू कैलकुलेट रूट्स, व्हेन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, मेक श्योर कि आप इनको चेक करके देख लो कि क्या ये सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। अब देखो जैसे मैं 1/2 अगर इसमें पुट करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है, चेक करें जरा क्या बनता है, 1 माइनस 1/2 तो 1/2 होगा, तो ये रह गया साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, π/6 होता है ये, माइनस 2 इंटू ये भी π/6 होता है, तो π/6 माइनस 2 π/6 वी आर गेटिंग नेगेटिव ऑफ π/6, बट राइट हैंड साइड क्या π/2 है, तो इसका मतलब तो रिलेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड माइनस π/6 आ रही है, राइट हैंड साइड π/2 आ रही है, तो वी कैन से दैट 1/2 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, बट जीरो पुट करोगे तो जीरो सेटिस्फाई कर रहा है, so that means the only answer is x is equal to 0. This is the final answer to this question. So make sure whenever you calculate values of variable in any inverse trigonometric question, तो आप उन वैल्यूज को सब्सिट्यूट करके वेरीफाई कर लो कि क्या वो आंसर को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसको सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं, जो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी वही रूट्स होंगे, वही आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, चलो ग्राफिकली सॉल्व करके देखते हैं इसे। वी हैव 3 इक्वेशंस, so this is x axis, this is y axis। सबसे पहले x प्लस 2y इक्वल टू 100 को बना के देखते हैं, ग्राफ के ऊपर जो प्लॉट होंगी वो तो इक्वालिटीज होती है ना, इक्वल टू 100, इनइक्वालिटी का रोल इस चीज़ के लिए आता है कि आपको रीजन कौन सा लेना है, ठीक है, वो बाद में देखते हैं, पहले इक्वेशन बना के देखते हैं। अगर y को 0 पुट करेंगे तो x विल बी 100, लेट से वो यहाँ कहीं है, और x को 0 पुट करेंगे तो y विल बी 50, लेट से वो यहाँ है 050, एंड इफ आई ज्वाइन देम ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है। ये इक्वेशन बन रही है, और जब भी इक्वेशन बनाओ पॉइंट्स प्लॉट करने और साथ में इक्वेशन भी लिख लेनी, दिस इज x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 100, ठीक है। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड को पहले थर्ड इक्वेशन देखते हैं, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, इसमें भी अगर आप y को 0 पुट करोगे तो x तो 100 ही आ रहा है, एक पॉइंट तो यही आ रहा है, दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है आपका, अगर आप x को 0 पुट करते हो तो y विल बी 200, तो 200 तो इसके ऊपर यहाँ कहीं लाई करेगा, 0 200, it will be like this, equation is 2x plus y is equal to 200। चलो ये दोनों इक्वेशन बन गई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर आप कह लो y इज इक्वल टू 2x,
तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू हो ही ना, वो ओरिजिन से पास करती है। और y इज इक्वल टू के एक्स या x इक्वल टू के वाई टाइप की कोई भी इक्वेशन होगी, वो ओरिजिन में से पास करती है इन दोनों क्वाड्रेंट में से। वी कैन से दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू 2x। कुछ भी इक्वेशन हो, y इज इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 4x, वो हमेशा इन्हीं दोनों क्वाड्रेंट में से पास करेगी। अगर y इज इक्वल टू माइनस के एक्स टाइप की कोई इक्वेशन आएगी, इफ इट इज ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो वो फिर इन दोनों क्वाड्रेंट में से जाएगी, सेकंड में से और फोर्थ में से। ये थर्ड और फर्स्ट में से जाएगी। ठीक है, तो इस पर भी हमने लिख लिया इक्वेशन। अब हम इनइक्वालिटी का रोल चेक करते हैं। अगर हम इसमें जीरो पुट करें, पहले वाले में जीरो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है ना, तो वो रीजन शेड करेंगे जिसमें ओरिजिन ना लाई करता हो, क्योंकि हमने ओरिजिन पुट किया था। तो वी कैन से फॉर दिस, इसके ऊपर वाला रीजन, इस लाइन के ऊपर। सेम वे इफ आई पुट इन थर्ड इक्वेशन 0 लेस देन इक्वल टू 100, इसमें ट्रू आ रहा है, इसके नीचे वाला। ठीक है, अब बात रह गई इसकी, 2x माइनस वाई, इसमें ओरिजिन पुट मत करो, कोई और पॉइंट ले लो, कोई भी जो आपका मन करे। लेट से मैं 050 ले लेता हूँ। तो 050 अगर इसमें पुट किया जाए, y की जगह 0, x की जगह 0, y की जगह 50, इट विल बी -50 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप ये देखो, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? -50 लेस देन 0 होता है, ऑब्वियसली होता है। तो इसका मतलब इस पॉइंट को पुट करने से ट्रू आ रहा है। हम वही लेंगे जिसमें ये पॉइंट लाई करता है, इसके इधर वाला रीजन, क्योंकि पॉइंट इस लाइन के इधर लाई कर रहा है। ठीक है, और एक्स वाई ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन। तो कॉमन रीजन मेरे पास ये वाला बच रहा है, देखो, जो इन सब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और कॉर्नर कितने आ रहे हैं इसमें? ए, बी, सी और डी। ये चार कॉर्नर्स आ रहे हैं, ए, बी, सी एंड डी। ए के कोऑर्डिनेट मुझे पता है 0 to 100, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 050, सी हमने कैलकुलेट नहीं किया तो कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x है, और ये इक्वेशन थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। तो y की वैल्यू 2x पुट करेंगे तो इट विल बी 5x इज इक्वल टू 100। मतलब आपको इन दोनों को सॉल्व करना है बेसिकली। 5x 100 के इक्वल है, तो x क्या आ जाएगा? 20, और x को 20 डालेंगे तो y क्या आ जाएगा? 80, 80/2 40। तो सी भी आ गया 20, 40। अब डी पॉइंट कैलकुलेट करना है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है y इक्वल टू 2x का और ये वाली लाइन का। y इक्वल टू 2x पुट करें यहाँ पे, 4x इज इक्वल टू 200, दैट विल गिव यू x एज 50, और x अगर 50 आ गया तो y कितना आ रहा है? 100। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बनना चाहिए था, चलो वो हम ग्राफिकली ग्राफ पे नहीं बना रहे, इसलिए थोड़ा बहुत एरर हम मान सकते हैं। तो वी कैन से दैट d इज 50, 100। अब आपको इन सभी पॉइंट्स के ऊपर z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वैल्यू ऑफ z। और z था क्या? x प्लस 2y। तो अगर मैं 0 to 100 में डालूंगा, 0 to 100 को उसमें प्लॉट करो, पुट कर दो, x को 0 और y को 200, 202, वैल्यू ऑफ दैट विल बी 400। 050 डालेंगे तो 100 शुड बी द आंसर। 2040 डालेंगे तो 40 into 2 80, 80 प्लस 20 100। 50 100 डालेंगे तो इट विल बी 50 प्लस 200 250। हमें करना है मिनिमाइज, तो मिनिमाइज देखो मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है? बी और सी पे। तो वी कैन से दैट मिनिमम वैल्यू इज 100 एट 2 पॉइंट्स, एट बी एंड एट सी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको प्लॉट सही करना है, आपको लाइंस को सही से प्लॉट करना है, कौन सा रीजन शेड हो रहा है ये कैलकुलेट सही करना है। उसके बाद तो आपको कॉर्नर्स निकाल के उनको जस्ट z के अंदर सब्सिट्यूट करके देखना है। मैक्सिमम है तो सबसे बड़े वाला आंसर है, मिनिमम तो सबसे छोटे वाला आंसर है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन।
आई होप ये सभी क्वेश्चंस क्लियर है आपको, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है उसकी रिवीजन भी आप साथ साथ करते रहो, उससे रिलेटेड और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो भी साथ साथ रिवाइज करते रहो, ठीक है। दैट्स इट फॉर द सेशन, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, थैंक यू।